ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सीवी रमन। तो आप लोग मन में ही बना ही दिए होंगे कि इसका क्या आंसर होगा। और जो स्टूडेंट इससे इससे वाकिफ नहीं है वो जान लीजिए कि ये जो भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में वो रविन्द्रनाथ टैगोर को हुआ था। यह बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों इसको मिला था 1913 ईस्वी में, तो गीतांजलि ये लिखे हैं, बहुत अच्छा उनका ये कृति है। गीतांजलि पूरा विश्व प्रसिद्ध है उनकी ये गीतांजलि। ये मुंगेर में एक पीर पहाड़ है। मुंगेर जो मुख्य शहर है उससे 2 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसको कि पीर पहाड़ कहते हैं। तो वहां पर भी गीतांजलि के कुछ अंश लिखे हैं। वहां पर वो बैठ करके बहुत ही सुकून, वो जगह जो है देने वाली है, बहुत सुकून। तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बोले थे पीर पहाड़ के बारे में कि यह स्थान जो है यह स्वर्ग का एक टुकड़ा है। दूसरी बात दोस्तों कि गीतांजलि का ही कुछ अंश अब मुंगेर से पूरब ले लीजिए, मुंगेर से लगभग जान लीजिए कि 65 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के ही किनारे बसा एक शहर है भागलपुर, जो कि बिहार का एक जिला है। तो भागलपुर में स्थित यह रविंद्र भवन है, एक रविंद्र भवन। तो इस रविंद्र भवन में भी बैठ करके वो गीतांजलि के कुछ अंश लिखे थे। और जब ये लिखे तो उसके बाद तो उस भवन का नाम तो भारत के ये भागलपुर के प्रथम कलेक्टर जो क्लीवलैंड थे, क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड था पूरा नाम, ऑगस्टस क्लीवलैंड। तो उनका वो जो रविंद्र भवन है उनका आवास हुआ करता था ये पहले रविंद्र भवन, यानी भागलपुर के प्रथम कलेक्टर जो थे ऑगस्टस क्लीवलैंड का वो आवास हुआ करता। लेकिन बाद में उनको रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में उस भवन का नाम रविंद्र भवन रख दिया गया, जो कि इटालियन शैली में बना हुआ है। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्मस्थल है वो जहाँ ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसके सम्मान में वहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, वहाँ बोलपुर पश्चिम बंगाल में रामपुर हाट के पास पड़ता है। तो हम वहाँ गए हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के जो जन्मस्थल है, उनका जो मकान है, उनका जो घर है, जिसको कि अभी संग्रहालय में बदल दिया गया है, और संग्रहालय में रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं रखी पड़ी है उस संग्रहालय में। और 5 बिल्डिंग है जिसको कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, जिसको कि टूरिस्ट लोग आते हैं उनको देखते हैं, उनकी कुर्सी रखी हुई है। और उस संग्रहालय में जो है जो इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो नोबेल पुरस्कार उस संग्रहालय में रखा हुआ है, और प्रशस्ति पत्र जो उनको मिला था वो भी रखा हुआ है। तो हमने गार्ड साहब से पूछ ही दिया कि सर ये जो नोबेल पुरस्कार है क्या ये यही नोबेल पुरस्कार है, असली है क्या? बोला नहीं, असली नहीं है, जो है असली वाला तो चोरी हो गई, ये उनकी कॉपी है, जो है नोबेल पुरस्कार है, और प्रशस्ति पत्र ओरिजिनल है। और जो पेंटिंग करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी उनका जो ब्रश हुआ करता था, रंग का जो कटोरी हुआ करता था, वो सब रखा हुआ है उस संग्रहालय में। दूसरी बात कि इनके ही परिवार की एक बच्ची की जूती भी रखी हुई है वहां पर। पुरानी जूती है उस समय की, उसको पूरा शीशा में पैक कर दिया गया है। इनको तो पूरा विश्व में बहुत जगह से बहुत सारा इनको पुरस्कार, भेंट, अवार्ड बहुत सारा इनको मिला था ना। तो इनको एक जापान से मिला था टाइपराइटर, वो भी वहां रखा पड़ा है। और मैं बता दूं दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर जिस गाड़ी से वो चलते थे, जो 4 व्हीलर था इनका, उस गाड़ी को पूरी तरह से शीशा में पैक कर दिया है, और वहां पर टूरिस्ट लोग के लिए जो है देखने के लिए पूरा शीशा में पैक करके उसको रखा गया है। तो हम गए थे तो पास में ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कैंपस है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, घना है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने जो है इस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने ध्यान दिया है इस बात को। हमने जो देखा, जो हम गए तो वहाँ,
और हम वहाँ गए तो वहाँ पर तो उस यूनिवर्सिटी में तो विदेश से फॉरेन से भी स्टूडेंट सब आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो हमने एक देखा कि एक बहुत ही, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये फॉरेन का है या इंडियन है ये। तो एक फॉरेन एक लड़की थी, तो हम गए ना वहाँ, तो हम पूछे दिए कि फ्रॉम विच कंट्री मैडम, तो बोलती जर्मनी। हम स्टाइल दे के थोड़ा बोले ओ। उसके बाद थोड़ा उनके साथ बातें हुई, थोड़ा मस्खरी हम जान करके किए, तो और उस मस्करी के बाद जो है थोड़ा वो भी हंस दी और हम भी हंस दिए, तो थोड़ा मजा आ गया। उसके बाद जिस राह से जब गांधी जी जब गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए वहाँ इनके आवास पर, तो वो जिस राह से वो गए थे दोनों आपस में बातचीत करते हुए, उसी राह में हम भी चले। तो इतनी बातें जो है दोस्तों हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताइए। चलिए और भी बातें फिर खुलेगा, फिर नई बात हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के एनटीपीसी से ये क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन में है सारण, मधुबनी, गया, सिवान। तो जो जानते होंगे दोस्तों वो तो मन में बना ही दिए होंगे। तो चलिए हम बता दें, जो मन में बना दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो नहीं बना पाए हैं, सारण और सिवान में जो कंफ्यूज है, सारण और सिवान में कंफ्यूज है, तो हम क्लियर कर देते हैं कि इनका जन्म जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई, ये किस जिले के अंतर्गत आता है, किस जिले का अधीन आता है, वो सिवान जिला है। अब मैं बता दूं दोस्तों कि जो सिवान जो जिला है इसके अंतर्गत जो जीरादेई है, मैं वहां गया हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थल पर मैं गया हूं। तो जब वहां पर जब हम गए थे तो हम तो बाय रोड गए थे, तो वहां पर जीरादेई स्टेशन है, और जीरादेई स्टेशन के ही रेलवे को पार करके दक्षिण साइड एक गांव है जहां जीरादेई, ये कोई विशेष शहर तो है ही नहीं, ये मीडियम शहर भी नहीं है, एक गांव है, देहात जिसको कहते हैं, ये जीरादेई, वहां पर इसका जन्म स्थल है। और इनका जो पैतृक आवास है वो बहुत लंबा चौड़ा है, वो कोई छोटा जो है साधारण घर नहीं है, वो बड़ा देखिए एकदम पूरा बाउंड्री से घिरा हुआ है। और पुरातत्व विभाग का ये हिस्ट्री को जो सेव करके जो स्थान सब रखा है उसका बोर्ड लगा हुआ था बाहर में। तो हम गए तो उनके आसपास भी घूमे, जीरादेई सब घूमे। और जीरादेई दोस्तों, जीरादेई जो है एक विधानसभा क्षेत्र भी है अभी बिहार का, वो विधानसभा क्षेत्र है जीरादेई। डॉक्टर राजेंद्र, उसके बाद सिवान के बाद तो उधर यूपी का बॉर्डर हो जाता है ना, यूपी हो जाता है। तो हम उस राह से जो है कई बार यूपी गए हैं, गोरखपुर मेरा कई बार आना जाना हुआ है, देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, उधर मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, उधर कबीरपुर हो गया, ये सब महाराजगंज हो गया, ये सब हम कई बार गए हैं, और यही सिवान वाले रूट से ही हम गए हैं उधर गोरखपुर। तो इसका दोस्तों 1884 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और 1963 में इसका निधन हो गया दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रपति पद पर रहे, तो इनका जो कार्यकाल था ये 1950 से, ये जनवरी से ही ये रहे थे, 1950 से 1962 तक ये रहे थे, ये मई तक रहे थे, मई 1962 तक, और 63 में तो इसका निधन ही हो गया। तो इनका जो समाधि है वो पटना में है, कुर्जी रोड में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है वहाँ एकदम रोड के जस्ट किनारे में ही है। और वहीं पर सवदागिरी भी है, बहुत अच्छी तरह से उनको सजाया गया है, उसको इनकी समाधि को टाइल्स विल्स लगा करके बहुत चमका दिया है, पार्क का भी रूप दे दिया गया है। और दोस्तों उसी रोड में राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उसी रोड में, कुर्जी रोड में जो पटना में इनका जो आवास था, वो उसको अभी संग्रहालय में उसको भी बदल दिया गया है, इनके आवास को संग्रहालय में है। इनकी जो है इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं वहाँ रखी पड़ी है उस संग्रहालय में। और वहीं पर एक जो है उसी कैंपस में एक पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी। तो दोस्तों ये जो है सिवान जो है ये बिहार के का एक जिला है अभी वर्तमान में, और यहीं इनका जन्म हुआ था। और देख लीजिए दोस्तों गया भी जो है क्या है, एक बिहार का एक जिला है जो कि दक्षिण साइड में पड़ता है गया। ये
और गया में विश्व प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पर बौद्ध मंदिर है जो, और ये फल्गु नदी जो है यहाँ की, तो यहाँ पर पितृपक्ष मेला जो यहाँ लगता है, पिंडदान होता है, इस कारण से भी ये विश्व प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पर विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। हम तो गए हैं, हम तो बहुत जगह गए हैं, बिहार का एक एक जिला घूमे हैं, भारत का आधा भारत लगभग हम घूम चुके हैं। बहुत दूर दूर साउथ वगैरह में, चेन्नई तक हम गए हैं, मुंबई तक गए हैं, उधर इधर दिल्ली तक गए हैं, बहुत जगह हम घूमे हैं। तो विष्णुपद मंदिर जो है ये विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, जिस पर कि सोने का झंडा लगा हुआ है, सोने का झंडा है लगा हुआ शीर्ष पर, जो कि विष्णु को समर्पित है, और ये गया में फल्गु नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन हम किसी सेट में देखे थे, इसलिए हम इसकी चर्चा कर दिए दोस्तों। अब ये मधुबनी है, मधुबनी ये तो उत्तरी साइड का जिला है, बिहार के उत्तरी बिहार का ये जिला है, जो कि नेपाल के साइड पड़ता है ये मधुबनी। और सारण सिवान के सटा हुआ ही जिला है ये सारण, जिसको कि छपरा कहते हैं। और छपरा का जो वहाँ पर जो घाघरा नदी है, उसको टप के जब जाइएगा यूपी साइड में जो बांध है, वहीं पर जो है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल है, जिसको भी सीताब दियारा कहते हैं। तो हम तो सीताब दियारा भी गए हैं। तो सीताब दियारा हम गए, बस बांध का फर्क है, बांध जो है इस पार बिहार, बांध के उस पार यूपी। तो जो जयप्रकाश नारायण का जो पैतृक आवास है वो बिहार में पड़ता है, और उनका आवास है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बना दिया गया है सरकार की ओर से, और जस्ट घर वही है, सेम टू सेम झोपड़ी का ही घर है, एकदम जस्ट घाघरा के नदी किनारे में है। हमको लगता है कहीं कट न जाए बाढ़ उड़ के ये में। तो जयप्रकाश, हालांकि उसको सुरक्षित रखा गया है सरकार की ओर से। तो जयप्रकाश नारायण का वो पैतृक आवास है, और जो खुद जयप्रकाश नारायण ने जो बनाया है अपना आवास, वो बांध के उस पार, यानी वो यूपी में पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चर्चा किए, अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन में है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। तो इसका आंसर जो है आप लोग मन में बना लीजिए। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है श्रवणबेलगोला है। तो जो श्रवणबेलगोला मन में लाए होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बता दूं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने गुरु चाणक्य, इसी का नाम विष्णुगुप्त भी था, इनकी सहायता से ये पूरे भारत को 6 लाख सेना लेकर के रौंद दिया। और इनका शासन ईरान से लेकर के उधर वहां पर पश्चिम में ईरान तक इनका शासन था इसका, और दक्षिण में कर्नाटक तक, उधर जाके ले लीजिए पश्चिम में, उधर ईरान से इधर समुद्री एरिया में ले लीजिए तो महाराष्ट्र तक इसका था शासन। और तो इन्होंने, और ये जो इसका जो अंतिम समय जो इनका बीता, तो ये अपने बेटे बिंदुसार को शासन सौंप करके ये कर्नाटक के मैसूर में एक जगह पड़ता है श्रवणबेलगोला, वहीं पर ये अपना जो भद्रबाहु से ये जैन साधु थे भद्रबाहु, इनसे दीक्षा लेकर के, जैन धर्म की दीक्षा लेकर के इन्होंने वहां अंतिम समय बिताया। चंद्रगिरी पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर ये अपना अंतिम समय बिताया, उस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी पहाड़ी। और वहीं पर ये चंद्रगुप्त नामक बस्ती भी बसाई इन्होंने, चंद्रगुप्त बस्ती बसाया। और इन्होंने जो जैन धर्म में है कि अंतिम समय वो बहुत ही कठिन तपस्या से वो शरीर का त्याग करते हैं, भूख, कभी पत्ता खा करके, फिर भूख से, फिर पानी पर फिर रहने लगते हैं, फिर अन्न भी त्याग देते हैं। इस तरह से उनका वो अपना अंतिम समय वो अपना जो निर्वाण प्राप्ति उस तरफ करते हैं। तो इसी तरह जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर वहां त्याग किया। और इसके बारे में कई इतिहासकार बहुत सारी बातें, एक मत नहीं है किसी भी इतिहासकारों में एक मत नहीं है कि ये किस जाति के थे। कोई शूद्र बताता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, और कोई वैश्य बताता है, और कोई जो है इसको क्षत्रिय बताता है। तो ये जैन और जो बौद्ध है
जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसको क्षत्रिय कहा गया कि ये क्षत्रिय जाति से थे, लेकिन ब्राह्मण संहिता में जो है क्या लिखा हुआ है कि ये शूद्र थे। ये तो एक मत नहीं है। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो है इतने बड़े भूभाग पर शासन जो इन्होंने किया चंद्रगुप्त मौर्य, वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना से उन्होंने किया। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र से उन्होंने किया, पाटलिपुत्र से उन्होंने किया, जिनका कि इतिहास में कई नाम मिलता है। पाली ब्रोथा भी मिलता है, किसी इतिहासकार ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा भी लिखा है। तो इस तरह से अन्य नाम है। जो अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये गुरु थे, ये चाणक्य, इनका अभी गुफा जहाँ ये रहते थे वो पटना सिटी स्टेशन है ना, वहां से आप जाइएगा तो सिटी चौक पड़ता है मुख्य मार्केट, और सिटी चौक से हिरेन शाह गली है, हिरेन शाह गली, इसी गली से जो अंदर जाइएगा गंगा की तरफ, तो वहां जैसे ही गंगा के ढलान जहाँ शुरू होता है वहीं पर इनका गुफा है। हम मेरा जो एक घुमा घूमी चैनल है, हम कभी पटना जिस दिन हम प्रवेश कर गए तो हम जरूर आप लोगों को ये चाणक्य के गुफा का हम आप लोगों को दिखाएंगे उस चैनल पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग इसमें से बहुत स्टूडेंट जो है बहुत इसमें बना ही दिए होंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है खलीफा से जिसको सम्मान प्राप्त हुआ था वो इल्तुतमिश है। दोस्तों मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुस्लिमों का शासन था, मुस्लिमों का जहां जहां भी शासन था, तो वो बगदाद के खलीफा को इस बात की सूचना देता था और वहां के जो खलीफा थे उसको एक सम्मान वस्त्र और माल्यार्पण उसका करता था कि हाँ जाओ तुम जो है शासन करो वहां पर। तो इल्तुतमिश जो है वो खलीफा से सम्मान वस्त्र उन्होंने प्राप्त किया था। तो मैं इसके बारे में विशेष चर्चा कर दूं दोस्तों कि इल्तुतमिश जो है ये लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो ये जो 1210 से 1236 तक जो इनका शासन रहा, तो इससे पहले जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था दिल्ली पर, लाहौर पर यानी दिल्ली पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 में ये बना था शासक मोहम्मद गौरी के वापस लौटने पर। तो 1206 के बाद इन्होंने अपने ही शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुब मीनार का इन्होंने नींव रखा। और 1210 ईस्वी में क्या हुआ कि इनका मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़ा पर से गिर करके हो गया। इसके बाद बना आराम शाह, बना शासक आराम शाह, लेकिन आराम शाह जो है ये योग्य शासक नहीं था। तो आराम शाह मात्र 8 महीना शासन किया और इल्तुतमिश से इसका संघर्ष हुआ। तो दिल्ली के निकट जो है जर नामक स्थान पर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह की हत्या कर दी गई और इल्तुतमिश जो है शासक बन बैठा। दोस्तों मैं बता दूं और इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में विशेष बात कि इल्तुतमिश जो है अपने महल के ऊपर जो है 2 शेरों का, अपने महल के सामने में 2 शेरों का जो है मूर्ति बनवाया और उस शेर के गला में घंटी टांग दिया कि कोई भी आकर के इस घंटी को बजा दो उसको न्याय मिलेगा यदि उनके साथ अन्याय हुआ है तो इसलिए इनको न्याय प्रियता के लिए भी जाना जाता है। दूसरी बात कि इल्तुतमिश के समय में जो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सरदार थे उन पर विश्वास न करते हुए इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको कि तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगामी, ये क्वेश्चन दरोगा में भी देखा गया है, बीपीएससी में भी देखा गया है। तो आइए इसके बारे में इतना सा जानकारी हम देने का प्रयास किए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है चारकोल, दूसरा है ग्रेफाइट, गंधक और फास्फोरस। तो आप लोग जो है बना ही दिए होंगे मन में, जो नहीं बना पाए इसका आंसर जान लीजिए कि ग्रेफाइट होगा। ये कार्बन का एक अपर रूप है और इसको जो है पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। जो पेंसिल होता है ना उसमें जो काला जो भाग होता है जिससे कि लिखते हैं, जिससे कि कागज पर लाइटिंग आता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट ये क्वेश्चन साइंस का है लेकिन एनटीपीसी से हम लिए हैं। तो ग्रेफाइट ये क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन का एक अपर रूप। इसका जो आकार होता है वो षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है, देख लीजिए। इस तरह से इसका आकार होता है। इस तरह से ये जो है, और इसमें प्रत्येक कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन से जुटा रहता है, इस तरह से, इस तरह से। और जिस जो और सिंगल बॉन्ड रहता है, तो सिंगल बॉन्ड जब रहा 3 रहा तो sp3 हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़े होंगे प्रसंस्करण, तो वो जानते होंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बारे में इतना ही रहने दीजिए। तो यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि कुछ लाभ मिला हो तो। और इस तरह का हम लगभग डेली जो है 5 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ हम रूबरू होंगे।